तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आपने नोट्स बनाए होंगे और प्रॉपर रिवाइज भी आप कर रहे होंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूँ तो लास्ट टाइम में जो आपको पढ़ाया था वो मैं आपको 1928 तक पढ़ा चुका था। 1928 में मैंने आपको जो पढ़ाया होगा वो पढ़ाया होगा आपको साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का पोस्टमार्टम मैंने कर दिया था। इट मींस साइमन कमीशन के बारे में ए टू जेड चीज़ें मैं आपको बताया था, मेंस की दृष्टि से बताया था कि साइमन कमीशन क्यों आया, साइमन कमीशन एक्चुअल आना कब चाहिए था, साइमन कमीशन जल्दी क्यों आया, क्या कारण उसके पीछे रहे होंगे, साइमन कमीशन आने के बाद क्या क्या रिजल्ट निकले, परिणाम उसके क्या रहे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताया था। ठीक है, आज वहीं से थोड़ा सा आगे क्लास को बढ़ाते हैं। साइमन कमीशन को इंडिया वालों ने सपोर्ट नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया उसके पीछे भी मैंने आपको रीज़न बताया था, क्योंकि साइमन कमीशन में सारे सदस्य क्या थे, विदेशी थे। तो इन्होंने बोला यार कि वाइटमैन कमीशन है, हमारे लिए इसमें हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी इंडियंस इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब साइमन कमीशन आया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। आफ्टर दैट क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या हुआ, वो समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ओके, तो 1928 से ही हम शुरू करेंगे, और नेक्स्ट डेट भी आपको 1928 की ही है। और 1928 को क्या होता है, साइमन कमीशन जब एक्सेप्ट नहीं हुआ, जब साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया गया, साइमन कमीशन को क्या नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। और जब साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया गया तो ब्रिटिशर्स ने या साइमन कमीशन ने एक चुनौती इंडियंस लोगों को दे दी थी कि भाई तुम स्वयं क्या बनाओ, अपने लिए संविधान बना के दिखाओ, स्वयं क्या बनाओ, संविधान बना लो। समझ रहे हो आप बात को? आप नहीं समझे बात को, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेज जब यहाँ पे आ रहे थे रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, तो इन्होंने उसके रूल एंड रेगुलेशन को बनाने से पहले ही स्वीकार करने से मना कर दिया कि आप लोग हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपकी कमेटी में एक भी इंडियन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जब हमने नहीं बनाने तुम्हारे लिए रूल तो लोग खुद ही बना लो, जब हमने नहीं बनाने तुम्हारे लिए रूल तो खुद ही बना लो। तो उन्होंने चैलेंज दे दिया एक 1928 में कि तुम हमारे साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो लो भाई, दम में तुम्हारे पास, तो तुम खुद ही बना के दिखा दो, ये उन्होंने कहा था। अब इसको यहां एक्सेप्ट कर दिया, और 1928 में इस चुनौती को, इस चैलेंज को स्वीकार कर दिया गया। और इसको स्वीकार किया गया था बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने। और इसीलिए 1928 में एक डेट आती है, और वो आती है नेहरू रिपोर्ट। क्या डेट बोला हूं मेरे दोस्त में? 1928 में फिर क्या आ जाती है, नेहरू रिपोर्ट आ जाती है। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। 1928 में जब साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया गया, तो साइमन कमीशन ने इनको एक चुनौती दी, एक चैलेंज दिया कि स्वयं तुम संविधान बना के दिखा दो। नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने बोला, नेहरू के नाम से, नेहरू कौन सा है, ये नेहरू है मोतीलाल नेहरू, कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, नॉट ए बिग डील, हम स्वयं से क्या बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। और मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बना दी थी जिसको नेहरू कमेटी बोला जाता है या नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। और तब इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 28 अक्टूबर को सौंपी थी। ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है। 1928 को इन्होंने अपने द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को सौंप दिया अंग्रेजों को कि ये भाई मैंने रिपोर्ट बना रखी है, ले लो, ये बताओ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो ध्यान रखना इस बात को, ये 28 अक्टूबर नहीं होना चाहिए दोस्त, ये 28 अगस्त होना चाहिए। और इस नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी मांगे थी, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर दो जो इनके बहुत इंपॉर्टेंट मांगे थी वो थी एक डोमिनियन स्टेट। क्या मांग थी? एक थी डोमिनियन स्टेट की मांग इन्होंने रखी थी, और एक मांग रखी थी उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की। सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग इन्होंने रखी थी। जो मेनली आपको दो चीज़ें याद रखनी है, वो चीज़ें ये याद रखनी है, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर मैं तुम्हें क्विक रिवाइज कर रहा हूँ, मैं क्या बोला हूँ कि साइमन कमीशन आया, जो इस साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर उन्होंने इनको चैलेंज दे दिया कि खुद ही बना लो।
और नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मोतीलाल नेहरू ने कि खुद ही बना लेंगे संविधान, क्या दिक्कत है। अब खुद के बनाए गए रूल संविधान में पेश कर दिए, अंग्रेजों के पास पेश कर दिए। कब? 28 अगस्त 1928 को। तो क्वेश्चन आएगा नेहरू रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 28 अगस्त 1928 को। और इस नेहरू रिपोर्ट में कौन सी दो बातें मैंने महत्वपूर्ण बताई? एक सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी और एक डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। ठीक है। और ये बोला गया था कि ब्रिटिशर्स अपने पास विदेशी मामले रखें, अब ब्रिटिशर्स अपने पास रक्षा मंत्रालय रखें, अब बाकी सारे मामले क्या होने चाहिए? इंडियंस के पास होने चाहिए। ये कुछ मुद्दे नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में सौंपे थे। नेहरू रिपोर्ट क्यों आई? समझिए बात को। क्योंकि साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने चैलेंज दे दिया कि खुद ही बताओ क्या रूल बनाने तुम्हारे लिए। तो उन्होंने अपनी पूरी एक रूल रेगुलेशन की लिस्ट दे दी कि इंडिया में शासन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ दो मामले रहने चाहिए। कौन से? या तो अंग्रेज अपने पास विदेशी मामले रखिएगा या अंग्रेज अपने पास रक्षा मंत्रालय रखिएगा। बाकी सारे चीजें इंडियंस को पूछ के, इंडियंस के मद्देनजर रखते हुए, उनकी इजाजत के बिना कुछ काम नहीं होना चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट हल्का फुल्का समझ में आया होगा कि नेहरू रिपोर्ट कब जारी की गई, किसने जारी की गई थी, क्यों नेहरू रिपोर्ट बनी थी, और नेहरू रिपोर्ट में क्या दो तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। बात क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा तो एक फैक्ट आप ये याद कर सकते हैं, 1929, 1928 के बाद 1929, और इसमें एक सिंगल लाइनर फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग। आप बोलोगे सर ये 14 सूत्री मांग क्या है? मैं कह रहा हूं दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि 14 सूत्री मांग कब रखी गई थी? तो 1929 में रखी गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग रखी गई थी। आप अगर इसके बैक में जाओगे तो 1905 बंगाल विभाजन आपने देखा था, वहां से कहीं ना कहीं मुसलमानों को और हिंदुओं में फूट अंग्रेजों ने डाल दी थी। इसी का परिणाम आपको देखने के लिए मिला 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की पार्टी बन गई थी। मुस्लिम लीग के करता धरता कहीं ना कहीं आपको मोहम्मद अली जिन्ना देखने के लिए मिलते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब नेहरू रिपोर्ट का एग्जामिन किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब नेहरू रिपोर्ट के पढ़ा, नेहरू रिपोर्ट देखी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया कि भाई अंग्रेजों ने तुम्हें बोला संविधान बनाओ, और नेहरू रिपोर्ट में ऐसे मुद्दे रखे गए हैं कि जो एक भी मुसलमानों के हित में नहीं है। कोई एक भी पॉइंट नेहरू जी ने मुसलमानों के हित में नहीं बोला है। तो इसका मतलब मुसलमान लीग या मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मैं अपने मुसलमानों के हित में मुसलमानों के लिए 14 सूत्री मांग कर रहा हूं। अगर अंग्रेज संविधान को एक्सेप्ट करेंगे, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरे जो 14 सूत्री मांग है इनको भी एक्सेप्ट करना। मतलब नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या आता है? मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांग। तो क्वेश्चन आएगा 14 सूत्री मांग किसके? मोहम्मद अली जिन्ना की। और 14 सूत्री मांग कब की गई थी? 1929 में। क्यों की गई थी? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने बोला कि मुसलमानों के हित की इसमें कोई बात नजर नहीं आ रही है, इसलिए जो 14 सूत्र मैं दे रहा हूं आपको, जो 14 मांगे मैं दे रहा हूं आपको, उनको भी नेहरू रिपोर्ट में ऐड करो, तभी संविधान लागू होगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए ध्यान रखो, तुम कहानी को समझो, जो भी 5-7 देख रहे हो आप लोग, नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। अंग्रेजों ने क्या दिया था? अंग्रेजों ने इनको क्या दिया था? चैलेंज दिया था कि खुद बनाओ। इन्होंने चैलेंज को क्या किया? एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? चैलेंज को एक्सेप्ट करके क्या आती है सर? नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट आती है, इसको मुसलमान लोग क्या करते हैं? मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अंग्रेजों ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? अंग्रेजों ने बोला जब तुम्हारे बनाए गए रूल तुम्हारे देश के लोग नहीं मान रहे हैं तो इसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? तुम्हारे द्वारा बनाए गए रूल तुम्हारे देश के लोग नहीं मान रहे तो इसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को फेल माना जाता है। तो अभी तक आप क्या पढ़े? 1928 और 1929, और आपको नेहरू रिपोर्ट और 14 सूत्री मांग के बारे में पता चला। नेहरू रिपोर्ट आया था साइमन कमीशन को जवाब देने, और 14 सूत्री मांग आई थी नेहरू रिपोर्ट का जवाब देने। आप समझ पा रहे हो कुछ ना कुछ हद तक? उम्मीद करता हूं मैं आप समझ पा रहे होंगे कि डाटा क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रही है। ठीक है। अब 1929 में एक और चीज होता है। अब 1929 में जो अगला चीज आपको याद करना है वो याद करना है लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन, ये आपको याद करना है। तो लाहौर अधिवेशन भी 1929 का है।
लाहौर कौन सी नदी के तट पे बसा है? तो लाहौर बसा है रावी नदी के तट पे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। और लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, कहते हैं कि इसका अध्यक्ष जो चुना गया था, इसका जो अध्यक्ष चुना गया था, महात्मा गांधी को चुना गया था कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे। मगर आपने देखा होगा, कई बच्चे बोल रहे होंगे कि गलत पढ़ा रहा है ना, मगर महात्मा गांधी जी ने बोला था, अब मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पढ़ाया भी था कि महात्मा गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 1924 में जेल से आने के बाद, जब चोरा चोरी कांड के बाद वो जेल में चले गए थे। बाकी महात्मा गांधी का भी अध्यक्ष नहीं बने। यहाँ पे भी महात्मा गांधी के पास ऑफर था, सारे नेता चाहते थे कि महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, मगर महात्मा गांधी कभी अध्यक्ष पद की लालसा नहीं रखे। और तब महात्मा गांधी ने बोला कि मैं तो नहीं बनूंगा अध्यक्ष, और महात्मा गांधी ने अध्यक्ष किसको बना दिया? जवाहरलाल नेहरू को। महात्मा गांधी ने अध्यक्ष किसको बना दिया? जवाहरलाल नेहरू जी को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और जब जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी, न्यू ब्लड था, और जवाहरलाल नेहरू ने नया नया जवानी का जोश था, यहाँ पे एक मांग करी थी एज ए प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या मांग करी थी? इन्होंने मांग करी थी पूर्ण स्वराज। अब कहीं ना कहीं आजादी का बिगुल बजा दिया था कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस में नए नए लीडर आ रहे थे। और अभी तो आप देख रहे हो 1928 में किसका जमाना है? मोतीलाल नेहरू का, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता है। और जवाहरलाल नेहरू अभी नए नए आ रखे राजनीति में, तो थोड़ा यंग ब्लड है, नया नया जवानी का जोश है, खून है। तो वो क्या बोल रहे कि अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए? कंप्लीट स्वराज, स्वयं का राज, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। असलियत में बन कौन रहा था अध्यक्ष? ये। मगर इन्होंने कभी अध्यक्ष के पद को संभाला नहीं दोबारा, तो किसको बना दिया? जवाहरलाल नेहरू को। और जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी मांग करी थी? पूर्ण स्वराज। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में एक डेट आती है 26 जनवरी, और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे क्या किया था? तिरंगा फहरा दिया था। रावी नदी के तट पे क्या कर दिया था? तिरंगा फहरा दिया था। इसीलिए हमारा संविधान बनने के बाद भी हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, और 26 जनवरी को हम साल क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, या रिपब्लिक बोलते हैं अंग्रेजी में, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो अभी 1929 में आपको पता चला सर लाहौर में रावी नदी के तट पे कांग्रेस का अधिवेशन होना था। किसको अध्यक्ष बनना चाहिए था? गांधी जी को। बनाया किसको? नेहरू जी को। नेहरू जी ने क्या मांग रखी थी? पूर्ण स्वराज की। क्वेश्चन आएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? 1929। किसके द्वारा रखी गई? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इन्होंने तिरंगा फहराना बैन होता था ना, तिरंगा नहीं फहराने दिया जाता था। आपने देखा अल्मोड़ा में एक महिला कुंती देवी वर्मा थी, अल्मोड़ा उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा आपने, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा फहराने की बात करी थी, तिरंगा फहरा दिया था। और अंग्रेजों ने उनको जिंदा और मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर दे दिया था। जब तक हमारा देश गुलाम था तो हम तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, मगर यहाँ पे कांग्रेस में नया नया जोश था कि नहीं, अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। इन्होंने तो स्वयं को आज़ादी घोषित कर दिया और अपना तिरंगा भी फहरा दिया। कब फहराया था? 26 जनवरी 1930 को। तो लाहौर अधिवेशन क्या है वो मैं रिवाइज कर चुका हूं। कौन अध्यक्ष बन रहा था, किसको अध्यक्ष बनना चाहिए था, पर बना कौन, क्या उन्होंने क्या, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नहीं पता होगा, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। 1929 के ही अधिवेशन में, दिसंबर में अधिवेशन होते थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के जो गोलमेज सम्मेलन अब आयोजित होने वाले थे, अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन का भी क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? गोलमेज सम्मेलन का क्या किया था सर? विरोध किया था। किसमें? 1929 के अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन का भी क्या हुआ था? विरोध हुआ था। अब आप देखोगे 1930, 1931, 1932 लगातार गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और जब 1929 में ये गोलमेज सम्मेलन का विरोध कर चुके कौन? कांग्रेस। हम कांग्रेस की तो बात कर रहे हैं। कांग्रेस 1929 में गोलमेज सम्मेलन का विरोध कर चुकी है।
तो जब पहला गोलमेज सम्मेलन होता 1930 में, इसीलिए तो कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेती, इसीलिए तो महात्मा गांधी वहां नहीं जाते, क्योंकि ये तो विरोध कर चुके हैं, ये तो विरोध कर चुके हैं। तो कांग्रेस का कोई भी मेंबर फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएगा, क्योंकि गोलमेज का सम्मेलन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन का क्या कर चुकी है, विरोध कर चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में गई थी, तो हम बोलेंगे नहीं गई थी। ठीक है, तो 1929 हो गए आपके पास, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम पहुंचेंगे 1930 में। सर अब हम कहां पहुंचेंगे, अब हम पहुंचेंगे 1930 में। 1930 में क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा हमारे लिए रहेगा, हम 1930 का डाटा थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1930 में सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो शुरू होती है आपके लिए, वो होती है नमक आंदोलन। क्या होती है, नमक आंदोलन। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना, मगर पहले क्या होगा, नमक आंदोलन, ये ध्यान में रखना आप, है ना, नमक आंदोलन पहले होगा। और ये जो नमक आंदोलन होता है मेरे दोस्त, क्या है ये, कहते हैं कि बिना मिर्च के भी कभी ना कभी सब्जी खाते, जब बीमारी होती पीलिया वीलिया, बिना मसालों के भी खाया जा सकता है, बिना हल्दी के भी एडजस्ट किया जा सकता है, बट विदाउट नमक सब्जी खाना बड़ा टफ पड़ता है, नहीं खाया जा सकता, बिना नमक के तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो समुद्र से पहले इंडियंस लोग नमक बनाते थे, उसका प्रयोग करते थे, उसको खाते थे। अंग्रेजों ने बोला इंडियंस नमक नहीं बनाएंगे, ओके चलो मान ली तुम्हारी बात, इंडियंस नहीं बनाएंगे नमक, तो नमक कौन बनाएंगे, अंग्रेज बनाएंगे। अब अंग्रेज नमक बनाएंगे और हम लोगों को नमक खाने के लिए उनसे खरीदना पड़ता था, और उन्होंने नमक के रेट इतने हाई कर दिए कि क्या ही बोलना, हम लोग खरीद नहीं पा रहे। मैं गरीब हूं, मैं अर्जुन हूं, और हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, खुद से ही नमक को बनाते हैं। अंग्रेजों ने बोला तू नमक नहीं बनाएगा, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। अब अंग्रेजों ने नमक बनाया, अंग्रेज खुद नमक बनाने थे, तो मैंने नमक खरीदना तो था इनसे, और इन्होंने उसके रेट क्या कर दिए, हाई कर दिए रेट। अब मेरे पास पैसा ही होता तो बात ही क्या थी, पैसे की तो दिक्कत थी, पैसा होता तो बल रोना ही किस बात का था, है कि नहीं है। तो एक तो हमको नमक बनाने नहीं दे रहे, और तुमसे खरीदे तुम रेट को हाई कर दे रहे, तो बिना नमक के कैसा होगा, सरवाइव नहीं हो पाएगा। तो लोगों में गुस्सा था, उन्होंने नमक पे क्या लगा दिए थे, ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, किसने, अंग्रेजों ने, और इंडियंस लोगों को नमक बनाना भी अलाउ नहीं किया था। तो मजबूर थे लोग आंदोलन करने के लिए, और जब लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर थे, तो कौन सामने आते हैं, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या स्टार्ट कर देते, नमक आंदोलन स्टार्ट कर देते। महात्मा गांधी नमक आंदोलन में यात्रा करते, कहां से, साबरमती से। जिस दिन मैंने महात्मा गांधी का आगमन भारत में पढ़ाया होगा, साबरमती आश्रम के बारे में तुमको पढ़ाया भी होगा, एक कुछ गाना टाइप का भी है, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। कई लोग महात्मा गांधी को गाली भी देते, ये बुढ़ा है, ये था, आज़ादी जल्दी मिल जाती हमारे देश को, ये गंदा है, नेगेटिव कमेंट करते कई लोग व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी के। भाई जो भी हो, मगर आज जेब में गांधी लेके घूमते हैं, गांधी के लिए हम पढ़ भी रहे हैं। भाई जो भी हो, पर उस बंदे ने पर्सनल अचीवमेंट के लिए कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, जो भी किया देश के लिए किया, अपना घर परिवार छोड़ के लगा रहता था। जब से वो अफ्रीका से आया, आप देख रहे हो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कुछ एक फैसले गलत हो लाइफ में, पर क्या आपने और मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले सही लिए हैं? गलतियां तो हमसे भी हुई है ना, गलतियां तो हमसे भी हुई है। पढ़ तो हम 2 साल पहले भी सकते थे, मगर हम अब पढ़ना शुरू करें, लास्ट पेपर में भी सिलेक्शन हो सकता था, बट अभी नहीं हुआ, अभी पढ़ रहे हैं। तो गलतियां, मनुष्य गलतियों का एक पुतला है, गलतियां हो जाती है। कुछ हो सकता है कमी रही होगी महात्मा गांधी में, मगर कुछ खूबियां भी रही होंगी, तभी तो हम उन्हें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हमको किसी के बारे में एकदम से नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए सुनी सुनी बातों में, जब तक हमको रियलिटीज पता नहीं होगी। किसी को जज नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी, हमको रियलिटीज पता होगी तो हम बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इन्होंने जो आंदोलन किया था, साबरमती आश्रम इन्होंने बनाया था, इसलिए बनाया था। कोई भी आंदोलन होता था तो पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। हम लोग भी आंदोलन करेंगे तो पहले रूपरेखा तैयार करेंगे, कब जाना, कहाँ जाना, क्या जाना है। और साबरमती से ये कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे। कोई बोलेगा दांडी ही क्यों गए, तो दांडी में उस समय बहुत ज्यादा नमक बनता था, नमक की फैक्ट्रियां थी।
समुद्र के किनारे नमक को बनाया जाता था, तो उन्होंने सोचा यहीं जाएंगे। जैसे बेरोजगार संज्ञा, हम लोग देहरादून में क्यों जाते हैं आंदोलन करने? क्योंकि देहरादून में सीएम रहता है, देहरादून में सचिव रहते हैं, देहरादून में UKSSC है, तो आंदोलन वही तो करेंगे जहाँ वो लोग होंगे। तो नमक का आंदोलन करने के लिए, नमक तोड़ने के लिए साबरमती से कहाँ की यात्रा करी थी? दांडी की यात्रा करी थी। या यूपी के एक पेपर में आ रखा कि दांडी कहाँ है, तो दांडी एक जगह है जहाँ पे एक जिले का नाम है नवसारी जिला। ठीक है, दांडी कौन से जिले में है? तो नवसारी जिले में, गुजरात के नवसारी जिले में दांडी की क्या पड़ती है? वर्तमान लोकेशन पड़ती है। इसीलिए नमक आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। नमक आंदोलन को क्या कहा जाता है? दांडी मार्च भी कहा जाता है। इस दांडी मार्च में, इस मार्च परेड में महात्मा गांधी के साथ कितने सत्याग्रही थे? तो महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रही ने स्टार्ट किया था कि नहीं भाई हम भी महात्मा गांधी के साथ जाएंगे। बड़ा नाम था महात्मा गांधी उस समय। इन 78 सत्याग्रहियों में 3 लोग उत्तराखंड के भी थे। वह आपने कमेंट करके बताने यार, मैंने उत्तराखंड के इतिहास में भी पढ़ा रखा आपको। ये तो बहुत इजी घिसा पिटा क्वेश्चन हो जाता है और आपको पता होना चाहिए। इन 78 में से 3 लोग क्या थे? महात्मा गांधी के साथ उत्तराखंड के भी जा रखे थे आंदोलन में। और वो 3 कौन लोग थे वो आपने कमेंट करके बताना है। इतना हमको पता होना चाहिए, अगर हम उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बेसिक सी बातें हमको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि दांडी मार्च जब ये गए थे तो इन्होंने कब से कब तक शुरू किया था? तो लगभग 12 मार्च से दांडी मार्च शुरू हुआ था। 12 मार्च से लेके और 5 अप्रैल तक ये चला था। 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक इतने दिन महात्मा गांधी को पैदल यात्रा करते हुए लग गए थे। 10 रुपए का नोट अगर आप देखोगे तो उसमें फोटो भी देखने के लिए मिलती है गांधी जी की दांडी मार्च पे चल रहे होंगे, आगे आगे पीछे लोग होंगे। तो ये साबरमती से लेके दांडी तक जाने में 12 मार्च से लेके कितने टाइम लगा? 5 अप्रैल तक। कहते हैं 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी ने मार्च शुरू किया था, मगर वहां पहुंचते समय वो 8000 लोग हो गए थे, 6000 लोग हो गए थे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से देहरादून गया, रास्ते में लोग जुड़ते रहे, आंदोलन बड़ा होता रहा, लोग जुड़ते रहे। तो महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ शुरू किया था और वहां पे 6-8 हजार लोग हो गए थे। तो बड़ा था कि यार नाम था कोई। और उसके बाद 6 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पे नमक कानून को तोड़ा और इंडियंस को नमक बनाना अलाउ नहीं था, मगर इन्होंने यहाँ पे जाके क्या बनाया? नमक बनाया। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है आपके पास कि साहब कितना किलोमीटर की यात्रा करी थी? तो आप बोलोगे 358 किलोमीटर की साहब यात्रा करी थी। 358 लिख लीजिएगा आप। कितने किलोमीटर की यात्रा हुई थी? तो 350 किलोमीटर की लगभग यात्रा हुई थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, क्योंकि दांडी मार्च और नमक आंदोलन एक ही है, या महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन किया था तो नमक आंदोलन के चक्कर में ही महात्मा गांधी ने दांडी का मार्च किया था। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी के साथ एक पत्रकार था, एक अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था, जो महात्मा गांधी की पल पल भर की खबर दे रहा था। जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो पत्रकार पहुंच जाते हैं ना, तो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में कौन सा पत्रकार उनके साथ चल रहा था, वो पॉइंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप लोगों को पता है, मुझे पता है, बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख लेंगे वेब मिलर। मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे लिखना नहीं आता है, इसलिए मैं नोट्स भी नहीं बनाता, बहुत कम नोट्स बनाता हूँ। बट आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग नोट्स बनाएं। मैं चीज़ों को याद करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, नोट्स बनाने में थोड़ा कम। और राइटिंग अच्छी नहीं है, बचपन से ही बहुत मार खाई है राइटिंग के चक्कर में, मगर सुधर नहीं पाई राइटिंग बचपन में सुधर जाती है, बचपन में बिगड़ जाती है। अब बुढ़ापा आ गया तो राइटिंग बन नहीं रही है। मगर आप लोग साफ साफ लिखें, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स में कोई कमी नहीं होगी, राइटिंग में थोड़ा कमी हो सकती है। बट तो नमक आंदोलन में या दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ एक अंग्रेजी पत्रकार था। वो कौन पत्रकार था वो मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक फैक्ट में तो मैं जो एक्स्ट्रा लिखाना चाहता हूँ वो लिखा सकता हूँ, अन्य नेतृत्व दांडी मार्च का या नमक आंदोलन का कुछ लोगों ने और भी से सपोर्ट किया था। जैसे तुमने देखा होगा एक साल पहले जब हाकम सिंह वाला केस हुआ था तो बेरोजगार संघ ने काफ़ी बड़ा आंदोलन देहरादून में आयोजित किया था। उसके अलावा कुमाऊं के बच्चे पहुंचे थे, पर जो दूर दराज के बच्चे नहीं पहुंच पाए थे, सब लोगों ने अपने अपने शहरों में भी जुलूस मार्च निकाला था, विरोध किया था। उत्तरकाशी वाले उधर ही कर रहे थे, पिथौरागढ़ वाले उधर ही कर रहे थे, चंपावत वाले उधर ही कर रहे थे। तुमने भी कहीं ना कहीं विरोध किया होगा।
तो ऐसी नमक आंदोलन मेनली महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, बट इसका एक नेतृत्व देखने के लिए मिलता है बड़ा इंपॉर्टेंट, अन्य नेतृत्व नमक आंदोलन का ये देखने के लिए मिलता है नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट में, जो कि अभी पाकिस्तान है। भारत के नॉर्थ वेस्ट में जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। भारत का जो नक्शा है उसका तुम उत्तर पश्चिम देखोगे वो पाकिस्तान है, और उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान तो एक ही था। आज तो बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान हो गया है, मगर दैट टाइम का नॉर्थ ईस्ट तो इंडिया में था। पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, बट पाकिस्तान तो इंडिया में ही है उस समय। और वहां पे भी इसका एक लीडर था जिसका नाम है खान बहादुर खान या खान गफ्फार खान, ठीक है। ऐसा नाम सुना होगा तुमने, बहादुर गफ्फार खान या खान बहादुर खान या खान बहादुर गफ्फार खान, ऐसा एक नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में भारत के जो वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान है। वर्तमान में तो कौन सी लोकेशन है, पाकिस्तान की। वहां पे खान गफ्फार खान ने भी नेतृत्व किया था और नमक आंदोलन को सपोर्ट किया था, महात्मा गांधी को सपोर्ट किया था, और अंग्रेजों के नमक पे हाई टैक्स लगाने का विरोध किया था कि अंग्रेज ये गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पहला विदेशी भी है, पहला ऐसा विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है। पहला ऐसा विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, अब वो किसी विदेशी को मिलना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये सबसे बड़ा पुरस्कार पहली बार किसी विदेशी को मिला, वो पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। ये बात ध्यान रखना। इस खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान के उत्तराखंड के ग्रुप सी के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान का एक संगठन होता था, इनके साथ कुछ आदमी, कुछ बंदे, कुछ लोग जुड़े थे, और उसका नाम, उनकी पार्टी का नाम होता था खुदाई खिदमतगार। क्या होता था, खुदाई खिदमतगार। क्या नाम बोला मैंने, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार किसका संगठन का नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान के संगठन का नाम क्या था, खुदाई खिदमतगार। जो इसके सैनिक होते थे, इसके साथ करता धरता, इसके कार्यकर्ता जो होते थे, वो लाल रंग की ड्रेस पहनते थे। लाल रंग की क्या पहनते थे, ड्रेस पहनते थे। ये भी आपने ध्यान करके रखना है, इसीलिए इसको लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता था। तो इन्हीं की सेना को क्या बोला जाता था, लाल कुर्ती संगठन भी बोला जाता था। तो कभी लाल कुर्ती संगठन पूछा जाएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार बोला जाएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान। मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं, उत्तराखंड में 1930 के दौरान, उत्तराखंड का इतिहास मैंने ही तुम्हें पढ़ा रखा है कंप्लीट, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा। तो उत्तराखंड में एक कांड पढ़ते हैं हम जो चंद्र सिंह गढ़वाली से संबंधित है। उत्तराखंड में चंद्र सिंह गढ़वाली जी से एक संबंधित कांड है जिसका नाम है पेशावर कांड। अगर आपको याद आ रहा है तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, या आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में साथ साथ में लिख सकते हैं कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने पेशावर कांड किया था ना, तो वहां पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो यही लोग तो थे आंदोलन कर रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान या उनकी सेना। इन्हीं पे गोली चलाने से मना किया था चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने, अतः वो केस हुआ था पेशावर कांड वाला, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल वापिस आते हैं मुद्दे पे, और हमने बेसिक सी बात देखी कि दांडी मार्च या नमक आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने नमक बनाने पे इतना ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, नमक नहीं बनाने दिया था। तो गांधी जी ने बोला नहीं, नमक बनाने का अधिकार तो इंडियन को मिलना चाहिए। तब इन्होंने साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा का आयोजन किया। दांडी ही जगह क्यों चूज करी गई, क्योंकि उस समय दांडी में सबसे ज़्यादा नमक बनता था। नवसारी जिले में अभी वो पड़ता था। 78 सत्याग्रहियों के साथ शुरू किया था और बाद में वो हजारों की संख्या में हो गए थे। 78 में से 3 इंडियन भी थे, वो आपने कमेंट करके बता दिए होंगे कि कौन 3 थे।
ये बड़ा अच्छा नाम है कि गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में एक पत्रकार था, ये पत्रकार अमेरिका का था और उस पत्रकार का नाम क्या था, वेब मिलर। ये आपको ध्यान रखना है। नमक आंदोलन को सपोर्ट किया था नॉर्थ वेस्ट में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उनके बारे में जो बेसिक से फैक्ट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास आपको समझ में आई होगी। कुछ फैक्ट रह गए होंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, गलती होगी तो माफ़ करिएगा। कल मिलते हैं आपको नए जोश के साथ और नए डाटा के साथ। धन्यवाद।